हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का सेकंड योशिका आर्क चैप्टर 184 ईगल एंड एंड से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा की वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 184 की शुरुआत में ताक्वान ओत्सु से पूछते हैं कि आखिर वो मरना क्यों चाहती है, वो तो ऐसी है ही नहीं, और वो वहीं बैठ जाते हैं। ओत्सु बताती है कि ग्रैनी नींद में बड़बड़ा रही थी। ओत्सु को मारने के लिए उनके मन में ओत्सु के लिए जो नफरत है वो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खुद भी गुस्से में ग्रैनी का गला दबाने की कोशिश की थी। आखिर उसने उनका क्या बिगाड़ा है जिसके लिए वो ओत्सु से इतनी नफरत करती हैं। उनका ही बेटा धोखेबाज था जिसने ओत्सु को धोखा दिया। इन सब में तकेजो को क्यों घसीटा? वो तो भला हो जोटारो का जिसने ओत्सु को रोका, वरना ओत्सु ने तो ग्रैनी को निपटा ही दिया था। इस हादसे के बाद जोटारो और ओत्सु वहां से भाग आए थे, जिन्हें रास्ते में ताक्वान मिल गए। ताक्वान खुद भी याग्यू के यहाँ पर ओत्सु से नहीं मिल पाए थे, लेकिन उन्हें भी यकीन था कि वो दोबारा मिलेंगे, और जोटारो भी उन्हें पहचान गया था कि ये वही हैं जो उसके मास्टर के साथ थे। उस दिन ओत्सु को उन्होंने जैसा देखा वैसा पहले कभी नहीं देखा था, और आज वही लड़की ताक्वान से कह रही है कि वो मरना चाहती है। ताक्वान भी समझ सकते हैं कि ओत्सु कितना परेशान हुई होगी, लेकिन ग्रैनी का गला दबाना कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम था। अच्छी बात तो ये है कि वो अब भी जिंदा है। वो भी समझ रहे हैं कि ग्रैनी खुद भी अपने सफर में धक्के खा रही है, इसलिए उसे भूल जाओ। ओत्सु खुद भी ग्रैनी की एहसानमंद है कि जब उसके पास कोई नहीं था, ग्रैनी ने ही उसे सहारा दिया था। अगर उसे मालूम होता कि उसे इस तरह से नकारा जाएगा तो वो कभी उनके पास नहीं जाती, बजाय इसके वो अनाथ ही रहती। ताक्वान उसे एहसास कराते हैं कि तुम्हारे पास अब भी मुसाशी है, और तो और याग्यू भी तुम्हारा दूसरा घर है। जोटारो को तो तुम भूल ही गई, और इन सब के बाद मैं भी तो हूँ। तुम्हारे पास भले ही तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन अपने पास के लोगों से जुड़ा होना भी जिंदगी का एक हिस्सा ही है, जो कहीं न कहीं ताक्वान किसी मॉन्क की तरह ही बात कर रहे हैं। ताक्वान ओत्सु को बताते हैं कि मुसाशी की जिंदगी में अभी बहुत सी हलचल है। सुनने में आया है कि वो योशिका से कयोटो में लड़ने वाला है। ओत्सु डर जाती है कि वो फिर से गड़बड़ करने वाला है, जो जोटारो भी तभी सुन लेता है। ओत्सु भी उसे उसके मास्टर का नया कांड बताती है। ये सुनते ही जोटारो भी आधी नींद में खुश हो जाता है और सीधे कयोटो चलने की जिद करता है। वहीं कयोटो में डेंसिचिरो नए साल पर सबकी क्लास ले रहा है। ये उनका ट्रेडिशन रहा है कि नए साल की शुरुआत वो ट्रेनिंग सेशन से ही करते हैं। उसके स्टूडेंट भी इस नए साल को उसके साथ ट्रेनिंग के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। ओटागुरु भी डेंसिचिरो के सामने एक प्रपोजल रखता है कि हम 10 स्वॉर्ड्समैन डेंसिचिरो के साथ रोजाना ट्रेनिंग करेंगे मुसाशी से मैच के दिन तक, जिसमें ओटागुरु, मिके, कोबाशी, नानपो, कुछ नए स्वॉर्ड्समैन के बाद उनका नंबर 1 उएदा, क्योंकि जियोन तोजी कुछ समय से मिसिंग है, यही सब डेंसिचिरो को ट्रेनिंग में सर्व करेंगे। वो सभी डेंसिचिरो के लिए पूरे मन से लड़ना चाहते हैं उसके मैच के दिन तक। ये सपोर्ट देख डेंसिचिरो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। बस एक प्रॉब्लम है कि डेंसिचिरो के साथ देख ऑलरेडी सभी उससे डरते हैं और इसे हंसी में उड़ाते हुए उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ ऑलरेडी डेंसिचिरो सभी स्वॉर्ड्समैन को पछाड़ ही रहा है। इन सब में उसे शिजोरो की बात याद आती है कि उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद ही रही है। उन दोनों में कौन कम निखरा? शिजोरो भी डेंसिचिरो को समझ नहीं पाया कि उसे भी ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए, और वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। वो वहाँ सभी को हराकर ये बात उनके सामने तो साबित कर ही दी है। डेंसिचिरो जानता है कि अगर वो चील की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुए तो वो जमीन में पड़े चींटियों को नहीं देख सकता, लेकिन तब भी वो है तो वहाँ ही जमीन पर रेंगती हुई, जो हर कदम के साथ आगे बढ़ रही है मजे के साथ। उसे उम्मीद है कि मुसाशी ने भी ग्रो किया है। अगर उसने ये किया होगा तब भी जीतेगा तो डेंसिचिरो ही। ओटागुरु मार खाने के बाद भी ट्रेनिंग जारी रखता है, जिसकी स्पिरिट डेंसिचिरो को भी बेमिसाल लगती है। और ये देख अब बाकी भी ट्रेनिंग में उतर आते हैं। वहीं मुसाशी खेत में आग जलाए बैठा हुआ है, और अब रेस्ट करने के बाद वो भी दोबारा ट्रेनिंग मोड पर आ जाता है। फिर कुछ देर की स्वॉर्ड स्लैशिंग के बाद फिर थोड़ी देर की रेस्ट। खुले खेत की ठंडी हवा उसके लिए भी अब दिक्कत ही कर रही है। इस तरह तो वो वहाँ ठंड से ही जम जाएगा। खुद को जमने से बचाने के लिए हर थोड़ी देर में वो स्वॉर्ड स्लैशिंग कर रहा है। ठंड से उसकी मसल कड़े हो रहे हैं। उसे इसमें भी एक टेक्निक दिखती है कि अगर वो अपने अपोनेंट पर तब सरप्राइज अटैक करे जब उसके अपोनेंट की बॉडी ठंड में स्टिफ हो, तो काम बन सकता है, जिसे वो नोट भी करता है। वहीं कोई है जो धीरे धीरे मुसाशी के करीब ही आ रहा है, जबकि ठंड की वजह से मुसाशी के कान ठंडे हो चुके हैं। उसे लगता है कि आग को थोड़ा और फैला देना चाहिए, जिससे उसे कुछ देर इनकी गर्मी तो मिले। वो अपने चारों तरफ आग फैलाकर उनकी गर्मी लेने लगता है। वहीं वो शख्स मुसाशी के और करीब आ रहा है। मुसाशी देखता है कि वैसे तो आग जल्दी जल नहीं रही है, लेकिन आग पकड़ते ही ये तेजी से फैल रहा है, जो वे ऑफ सॉर्ड में भी अप्लाई किया जा सकता है। और इसी दौरान उन घासों के पास मुसाशी को एक इंसानी हड्डी मिलती है, जो यहाँ पर किसी के मरे होने पर ही हुआ होगा। वो भी भाप सकता है कि ये जगह इतनी भी शांत नहीं थी। तब वो शख्स जो मुसाशी का पीछा कर रहा था मुसाशी तक पहुंच ही जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि शिजोरो है। वो भी देखता है कि मुसाशी वहीं कैजुअली आग के पास खड़े सुबह का इंतजार कर रहा है। ये है रेंदाइजी फील्ड, जो कि कयोटो के उत्तरी भाग का हिस्सा
हिस्सा है। वहीं क्योटो में डेंसीचिरो की जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग के दौरान ओटागुरु बुरी तरह से घायल हो गया है। उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है, जिससे उसका हाथ बेकार हो चुका है। डेंसीचिरो भी इसके लिए ओटागुरु से माफी मांगता है, जो ओटागुरु भी कहता है कि वो योशिका के साथ पिछले 22 साल से हैं और उनके लिए कभी भी अपने हाथों की कुर्बानी दे सकता है। उसे भी खुशी है कि वो डेंसीचिरो के सामने खुद को साबित कर पाया और उसे डेंसीचिरो को सर्व करने में खुशी है। उसे भी स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करने का मौका चाहिए और वो डेंसीचिरो से खुद को काटने के लिए कहता है, जैसे कि वो मुसाशी हो। ये देख सभी के सभी सख्ते में आ जाते हैं। वो सिर्फ अपना हाथ काटने के लिए कह रहा है, उसका आज मरने का कोई इरादा नहीं है। आफ्टर ऑल वो खुद भी डेंसीचिरो को मुसाशी को हराते हुए देखना चाहता है। डेंसीचिरो के मन में ओटागुरु के लिए इज्जत बढ़ जाती है। ओटागुरु स्वॉर्ड उठाते हुए डेंसीचिरो को चैलेंज करता है कि मुझे यूजलेस मत समझना, तुमने लापरवाही की तो अच्छा नहीं होगा। डेंसीचिरो के मन में उसकी स्पिरिट देख नया जोश आ जाता है। वो किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा, जो ओटागुरु खुद भी चाहता है। वहीं योशिका स्कूल से दूर रेंडाइजी फील्ड पर शिजोरू अपने हाथ में पतली नीडल निकाल मुसाशी की पीठ पर हमला करता है। जो नीडल तेजी से कैजुअली खड़े मुसाशी की तरफ बढ़ी रही होती है कि मुसाशी को किसी खतरे का एहसास होता है और वो नीडल सीधे उसके परे जमीन पर गिरती है, जो कि मुसाशी के वहां से तुरंत हटने की वजह से हुआ, जो शिजोरू ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो भी मुसाशी की बिल्ली सी फुर्ती देख इम्प्रेस्ड है, जो मुसाशी भी बताता है कि कभी बिल्लियां ही उसकी टीचर नहीं हैं। वो भी समझ गया है कि शिजोरू ही उस पर अब तक नजर रख रहा था। शिजोरू कहता है कि वो मुसाशी पर सरप्राइज अटैक कर उसे मारना चाहता था ताकि उन्हें लड़ने की जरूरत न पड़े, जो मुसाशी को शॉकिंग लगता है। क्या ये शब्द योशिका स्कूल के हेड के हैं? अब तो उसे ऐसा लग रहा है कि जरूर उसने इस तरह की चीप हरकत पहले भी की होगी, जिसका जवाब शिजोरू के पास तो फिलहाल नहीं है। वैसे जो भी हो, मुसाशी असल में यही चाहता था, शिजोरू के साथ 1-on-1 फाइट। मुसाशी भी उसके सामने खड़े ये बात एक्सेप्ट करता है कि कहीं न कहीं वो खुद भी नर्वस फील कर रहा है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यूं ही एकदम से चले आने की? फिर भी आखिर उसके साथ क्या ही हो सकता है। तभी मुसाशी को भी विजन आता है कि शिजोरू ने उसके पूरे शरीर को फाड़ कर रख दिया है। ये देख मुसाशी को लगता है कि हाँ, इससे भी बुरा हो सकता है और वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उन्हें बात करनी चाहिए, जो शिजोरू ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था और उसे ये फनी लगा। वो भी जानता है कि मुसाशी कभी भी शुरू हो सकता है। शिजोरू खुद भी भटकने वाला नहीं है और न ही किसी सरप्राइज अटैक में पड़ेगा। खैर, ये मुसाशी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है और वो सीधा शुरू करने के लिए पूछ लेता है, जो शिजोरू भी चाहता है, इससे पहले कि दोनों फिर ठंडे पड़ जाएं। आफ्टर ऑल उन दोनों की ही स्वॉर्ड निकल चुकी है, जो सही भी है। नए साल की शुरुआत में ही लड़ाई। मुसाशी भी समझता है कि शिजोरू को लड़ना पसंद है, जो शिजोरू भी समझता है कि मुसाशी भी ऐसा ही है, जो मुसाशी भी उसे खतरनाक तरीके से कंफर्म भी करता है। शिजोरू उसके अंदर ये बदलाव पढ़ लेता है। वो पहले से अलग है, जैसे कि वो भरपूर हो। पहले तो वो ऐसा नहीं था, पहले वो फ्लैट और कड़ा था, लेकिन अब जैसे उसमें कई परतें हो, वो भरपूर दिख रहा है। गोल, जैसे कि रुई की बॉल हो, हल्की लेकिन बड़ी, जो उसे पसंद नहीं आता। क्या ग्रो करने पर ऐसे ही बदलाव होते हैं? तभी मौका देख शिजोरू सीधे मुसाशी पर हमला करता है, जो उसके माथे की स्किन काटते हुए निकल जाती है। मुसाशी फिर से उसी जगह पर कट नहीं चाहता था। ये देख शिजोरू की भी आंखें फट जाती हैं। उसने तो मुसाशी की आंखों पर हमला किया था, शायद यही फर्क है पहले और अब में। तभी मुसाशी उस पर काउंटर हमला करता है, जिसके एक ही पावरफुल हमले से डिफेंड करने के बावजूद शिजोरू की स्वॉर्ड की धार कट जाती है और वो पीछे हो जाता है। वो भी महसूस कर सकता है कि उसके हमले में दम तो है। आखिर वो एक साल में इतना कैसे बदल गया? तभी उसे भी विजन दिखाई देता है कि मुसाशी ने उसे वहीं बीच से काट दिया है। वहीं योशिका स्कूल में डेंसीचिरो के एक ही हमले से ओटागुरु का हाथ कट जाता है। ये देख सभी तुरंत ही ओटागुरु की ओर फर्स्ट एड लेकर भागते हैं। ओटागुरु का हाथ कट चुका है और सभी उसे स्टेबल रख उसकी पट्टियां करना शुरू कर देते हैं। ओटागुरु ने देखा कि ये तो बहुत ही शानदार स्ट्रोक था और अब डेंसीचिरो उसका सेंसाई बन गया है। डेंसीचिरो भी इससे अफेक्टेड है, जो देख ओटागुरु फिर कहता है कि एक ही बार से हाथ काटना आसान नहीं होता। आफ्टर ऑल उसका हाथ उन सब में सबसे मोटा है, जिसके लिए डेंसीचिरो को भी बुरा लग रहा है। ओटागुरु अपना हाथ को देख कहता है कि अनगिनत दिन रात की प्रैक्टिस में इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मसल की हार्डनिंग की वजह से ये इतना मोटा है। वो अपने ही हाथ का धन्यवाद करता है पिछले 22 सालों में साथ देने के लिए। साथ ही वो ऐलान भी करता है कि मुसाशी उसके सामने कुछ नहीं है और वो सभी डेंसीचिरो के साथ हैं। जीत तो उसकी होकर ही रहेगी, जो उएदा भी वहाँ खड़ा देख रहा है। डेंसीचिरो को लगता है कि उसे शिजोरू के साथ ट्रेनिंग करना ही होगा। वो सीधा उएदा से पूछता है कि शिजोरू कहाँ गया, जो उसे बताया जाता है कि वो प्लेजर हाउस में गया है। डेंसीचिरो समझ गया कि उसे याग्यो तक जाने की जरूरत थी ही नहीं। उसे उसके भाई के इंस्ट्रक्शन लेने चाहिए थे, फिर चाहे उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़ती। सिर्फ 10 दिन बचे हैं। वो जानता है कि शिजोरू के साथ ट्रेनिंग कर वो और भी ग्रो कर सकता है। वहीं शिजोरू की आंखें उसकी विजन से फटी पड़ी हैं कि वर्स्ट केस में मुसाशी उसे एक ही बार से 20 से काट सकता है। उसे भी अब खुद के हारने की पॉसिबिलिटी मुसाशी में दिख रही है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 184 से 186 कवर किया है। अगले
अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।